हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक होम मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बचत यानी कि सेविंग, इसको पढ़ने वाले हैं। और आप लोग देखते हैं कि आपसे निरंतर टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में यहाँ से ज़रूर एक से दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और विशेष करके मैं देखता हूँ कि जब आपसे पोस्ट ऑफिस और बैंक को लेकर के पूछता है कि कौन सा खाता किसमें के द्वारा खोला जाता है, किसके द्वारा नहीं खोला जाता है, और या तो उसके फुल फॉर्म पूछ लेता है या तो उसके बारे में पूछ लेता है कि आरडी क्या होता है, एफडी क्या होता है, केवीएस क्या होता है, एनएससी क्या होता है, ऋण पत्र क्या होता है, शेयर मार्केट, तो आपका कन्फ्यूजन बना रहता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बचत क्या है, बचत क्यों आवश्यक है, और इसके साथ ही साथ बचत के निर्धारक तत्व देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है बचत, सेविंग। तो बचत होती क्या है? बचत यानी कि आय माइनस व्यय, और जो बच गया वही बचत है। व्यक्ति के द्वारा जो अर्जन किया जाता है, जो पैसा कमाया जाता है, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, चाहे वेतन के रूप में हो, आपसे बार बार पूछा जाता है कि मजदूरी किसे कहते हैं, किसे वेतन कहते हैं। मानसिक श्रम करके जो पैसे का अर्जन किया जाता है, जो पैसा मिलता है, उसे वेतन कहा जाता है। वहीं पर जब व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करता है और उसके परिश्रम के बदले उसको जो पैसा दिया जाता है, उसी को मजदूरी के नाम से जाना जाता है। तो जो व्यक्ति की आय है और व्यक्ति के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, वही आपका व्यय है। तो आय माइनस व्यय बराबर हो गया आपका बचत। और इसी बचत की बात होगी। बचत का महत्व क्या है? आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत कमाते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत कमा रहे हैं, लाख 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन पैसा वो बचा नहीं पाते हैं। आवेगात्मक खरीदारी देखी जाती है, जहाँ पे गए उनको जो पसंद आ गया, उनके पास 50 पड़े हैं लेकिन वो खरीद लेते हैं। तो बहुत ये लत बहुत ख़राब होती है। जो आवश्यकताओं को ना देख करके अनावश्यक खरीदारी करती हैं, ये बहुत आदत ख़राब होती है और इसमें व्यक्ति बचत नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बचत का महत्व क्या है। बचत से समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि मतलब क्या हो गया कि यदि आप बचत कर रहे हैं, बचत करें, आपके अंदर पैसा होगा, और जब पैसा आपके अंदर होगा तो आपका समाज में मान सम्मान अधिक होगा। यानी कि बचत से समृद्धि में विकास होता है, वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ आपके आय में भी वृद्धि होती है। यदि आप बचत करने की चाह रखते हैं, तो इसके माध्यम से अनावश्यक खर्चे में कमी आती है। अनावश्यक खर्चे में कमी आती है। आप अनावश्यक जिसकी आवश्यकता होगी आप वो खर्च करेंगे, आप अनावश्यक खर्च करने से बचेंगे। यानी कि बचत का यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि आप अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। राष्ट्र का विकास। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि राष्ट्र का विकास कैसे होगा? बचत हम करेंगे, हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? आप बचत तो करेंगे, लेकिन यह बचत करेंगे कहाँ? आपकी बचत के साधन कौन कौन से हैं? आप तो ले जाकर उसे बैंक में रखेंगे, आप शेयर लेंगे, आप ऋण पत्र लेंगे, आप किसान विकास पत्र, आप एनएससी लेंगे। जो भी जहाँ भी पैसा बचत के रूप में जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे, रखेंगे, तो सरकार के खाते में जाएगा, और सरकार उसका अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पैसे का प्रयोग कर राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में कार्य करेगा। अर्थात जो है इससे जो है आपके राष्ट्र का विकास होगा। मानसिक संतुष्टि। जब हम बचत करते हैं तो हमें इससे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अस्थायी संपत्ति की खरीद। जब हम छोटी छोटी बचत के माध्यम से एक बड़े अमाउंट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें इस प्रकार की संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अचल संपत्ति। से जमीन ले लेना और इस तरह के कई सारे कार्य करना, जो कि आपके अस्थायी संपत्ति में आपकी वृद्धि करता है। अनावश्यक वस्तु की खरीद में कमी। उसके बाद आता है वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। आपकी युवावस्था में है, आपकी एज है, आप कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर जब आपकी वृद्धावस्था आती है, जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, तब आप कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। तब आपने जो अपनी युवावस्था में
जो आपने पैसे का अर्जन किया है, यदि आप उस पैसे को रखे हैं तो उन्हीं पैसों में से थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप अपनी जो आपकी कमाने की अवस्था थी, आपकी जो युवा अवस्था थी, धन अर्जन की अवस्था थी, जब आप उसमें बचत नहीं करते हैं तो वहीं पर आपके वृद्धावस्था में कुछ रह नहीं जाता है और आपका हाथ खाली होता है। और यह स्थिति बहुत विकट हो जाती है जब आपका हाथ खाली होता है और आपको अपने बच्चे के सामने और सबके सामने जब हाथ फैलाना पड़ता है, तो इससे अच्छा नहीं माना। इसीलिए जो है हमें बचत की आदत डालना चाहिए, कम से कम किसी और के लिए नहीं तो सिर्फ अपने ही लिए। आकस्मिक समय में सुरक्षा। आपातकालीन स्थिति में जब पैसे की आवश्यकता हो जाती है, जब हम बचत छोटे छोटे आमदनी को, छोटे छोटे पैसे को बचत के रूप में इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, तो आकस्मिक कोई खर्च आ जाए, मेडिकल खर्चा आ जाए या किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्च आ जाए तो आप कहाँ से वहन करते हैं? तो उस स्थिति में हमें लोन लेना पड़ता है। आप देखते हैं बैंक पे लोग केसीसी कराते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, अपनी सर्विस पे लोन लेते हैं। यदि हम छोटी छोटी बचत को करें तो इन सभी स्थितियों से हम लोग बच सकते हैं। चलिए अब वहीं पर हम लोग देखते हैं, अगला जो आपका टॉपिक आता है बचत के निर्धारक तत्व। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो इसे निर्धारित करते हैं? वहीं पे आपके आते हैं बचत की इच्छा। अगर कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है, अगर उसके अंदर बचत की इच्छा नहीं है तो वह बचत कर ही नहीं सकता। वह चाहे इतना कमाए, चाहे 1 रुपये कमाए, चाहे 100 रुपये कमाए, अगर 100 कमाएगा 200 का खर्चा उसको दिखेगा। आज ही कर लें, कल वो कर लें, परसों कर लें, ऐसो आराम कर लें। नॉर्मल घर पे वही हम दाल चावल बना के खा सकते हैं, दाल चावल रोटी, लेकिन हम जाकर 5 स्टार होटल में वही खाएंगे। जो यहाँ पे 10 रुपये में हो जाता वही वहाँ 5,000 का मिलेगा। बचत कहाँ से होगी? व्यक्ति के अंदर बचत की इच्छा होनी चाहिए। आपकी दूसरी बात आती है बचत की सुविधा। व्यक्ति के अंदर बचत की इच्छा तो रहती है, लेकिन किसी भी प्रकार की जब सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, ना ही वहाँ पे आपका बैंक है, ना कि डाकखाना है, ना वह व्यक्ति LIC ले सकता है, जब किसी भी प्रकार की बचत की सुविधा नहीं होती है, तो जब पैसा आदमी के पास जमा पड़ा हुआ होता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि आदमी उसे रोक नहीं पाता है। तो इसके साथ साथ बचत की सुविधा भी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति अगर चाह रहा है कि पैसे को अपने जमा करें, रखें सुरक्षित, तो वहाँ पे बैंक सुविधा, डाकघर, राष्ट्रीय बचत पत्र, जीवन बीमा, भविष्य निधि, दृढ़ पत्र आदि सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बचत की योग्यता, और उसके साथ साथ बचत की योग्यता भी होनी चाहिए कि हमें बचत करना कहाँ है, किस माध्यम से करना है, कौन सा अच्छा रहेगा। तो 3 आपकी जो है मुख्य रूप से बचत के निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं आपके 3 हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बचत के निर्धारक तत्व तो नहीं है। तो आपके बचत के यही आपके 3 निर्धारक तत्व हैं। बचत की इच्छा होनी चाहिए, बचत की सुविधा होनी चाहिए और उसके साथ साथ बचत की योग्यता होनी चाहिए। चलिए जब इतनी बात हो गई तो हम लोग देख लेते हैं कि विश्व बचत दिवस मनाया कब जाता है। विश्व बचत दिवस की बात करें तो विश्व बचत दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं भारत में बचत दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर। अब जब बचत की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्लिक कर गया उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आप लोग कमेंट करिएगा, पता तो हमें है लेकिन आपके लिए वर्क है कि आप लोग वीडियो देखते हुए कितना एक्टिव हैं। परीक्षा करीब है तो इसे आपको कमेंट करना है वीडियो में। चलिए अब यहीं पर हम अगला टॉपिक है बचत के साधन। बचत के साधन कौन कौन से हैं? आपका बैंक है, डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, आपका जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, भविष्य निधि, आपका ऋण पत्र, किसान पत्र, शेयर आदि। अब इसमें से इस छोटी सी वीडियो में हम लोग 2 के बारे में देखेंगे, 2 प्रकार के खाते जो कि आपके बैंक के द्वारा खोले जाते हैं और वे खाते जो आपके डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा खोले जाते हैं। और बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपको कंफ्यूज करता है, तो एक बार हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जिससे यह हमारा कंफर्म हो जाए और हमें भूले ना, चाहे जो हम कहीं पर भी रहें। जब बैंक की बात आती है तो बैंक आपका 5 प्रकार के खाते को खोलता है। बैंक 5 प्रकार के खाते को खोलता है। आपका FD हो गया, RD हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया और एक आपका आता है होम सेविंग अकाउंट। FD, RD, करेंट, सेविंग और आपका होम सेविंग अकाउंट।
तो सबसे पहले इसमें से हम लोग जानेंगे कि एफडी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि एफडी अकाउंट क्या होता है। एफडी का मतलब होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि जब एक निश्चित धनराशि और किसी निश्चित समय के लिए जमा की जाती है तो उसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। इसमें धनराशि भी निश्चित होती है। आप एक मुश्त जमा करते हैं, एक बार में जमा करते हैं और जितने समय के लिए जमा करना होता है आपका निश्चित हो जाता है ज्यों ही आप पैसे को जमा करते। ये नहीं होता है कि आज आप पैसा लेके गए बैंक को दे आएँ कि जमा कर दीजिए, एफडी कर दीजिए, और कल आप गए जो है कि सर हमारा 5 साल का नहीं 10 साल का। आपका ज्यों ही आप इस एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं आपका तुरंत ही फिक्स हो जाता है कि कितने दिन के लिए आप जो है इस रकम को, इस पैसे को आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी को ही एफडी कहा जाता है। उसका नाम होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ यानी कि जो पैसा तो आपका फिक्स है, कितना रुपये आप इसमें डिपॉजिट करें डाल रहे हैं, और उसके साथ आपका समय भी प्रतिबंधित होता है। इसके बीच में जब आप इसे तोड़ते हैं, आपको आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई, तो इसमें जो ब्याज होता है, जितने लंबे समय के लिए आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं एफडी में, उतना आपका लंबा ब्याज मिलता है। लेकिन ये अनुबंधन होता है आपका बैंक के साथ और आपके साथ, आपके बीच और बैंक के बीच में एक अनुबंधन होता है कि इतने दिन के लिए हम पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन आप जब कभी इस पैसे को बीच में निकालना चाहते हैं, यानी कि जो आपने अनुबंधन किया था उसको आप तोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा नुकसान होता है। जो आपका ब्याज रहता है, आपने 4 साल चलाया, 5 साल चलाया, आपका 7 साल का था, 2 साल बचा था, लेकिन आपने 5 साल पे आपको आवश्यकता पड़ गई तोड़ने की, तो वहाँ पे जो आपका अनुमानित ब्याज था आपको वह ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि आपने अनुबंधन को तोड़ा है। इसी प्रकार से चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपके LIC हो, चाहे आपकी पोस्ट ऑफिस हो, जहाँ पर भी आप इस तरह के फिक्स समय के लिए अनुबंधन कर देते हैं, एक अनुबंध बना लेते हैं बैंक के साथ, डाकखाने के साथ, LIC के साथ, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो, तो वहाँ पे आपका ये नुकसान देखने को मिलता है। चलिए, एफडी की बात हो गई। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी में क्या होता है, एफडी अकाउंट आपने देख लिया, आरडी की बात होती है। आरडी में भी आपका समय निश्चित होता है और अमाउंट भी निश्चित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि 5 लाख रुपए की बात है, आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए आपने आरडी किया, तो 5 लाख रुपए को 5 साल में देना है। आप इसमें चाह रहे हैं कि हम सालाना पैसा जमा करेंगे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से आपके 1-1 लाख प्रतिवर्ष जो है बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आरडी अकाउंट में एक निश्चित तारीख को, एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित समय तक, एक निश्चित तारीख को, एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित समय तक आपको जमा करना होता है। और इस प्रकार के अकाउंट को ही आरडी अकाउंट के नाम से जाना जाता है, आरडी खाता के नाम से जाना जाता है। चलिए, करंट अकाउंट की बात आ गई। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट का प्रकार है जिस अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता है। यदि आपका करंट अकाउंट है तो आप उसमें पैसा कितना भी रख दीजिए, लेकिन उस पर आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। ये विशेष रूप से देन लेन को सुरक्षित बनाने के लिए अकाउंट खोला जाता है, और इसको जो खोलते हैं आपके व्यवसाय खोलते हैं। इसमें मनचाहे बार पैसे को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन वहीं पर जब आप सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि आप मनचाहे दिन भर में 4 बार जाइए कि 10,000 निकालिए, पुनः 10,000 डालिए, निकालिए डालिए, तो ऐसा नहीं करते। बल्कि आपके ऊपर चार्ज लग जाता है कि आपने मल्टीपल टाइम जो है यूज किया, इसलिए आपके ऊपर इतने का सरचार्ज लग गया। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। और उसके साथ ऐसा नहीं होता तो उसके साथ एक करंट अकाउंट जो आपसे क्वेश्चन पूछाता है किस प्रकार के अकाउंट में बैंक ब्याज नहीं देता है, तो आपका वह कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। वहीं पर सेविंग अकाउंट की बात हम करें तो सेविंग अकाउंट आपकी बचत के दृष्टि से खोला जाता है, और इसमें निश्चित होता है कि आप महीने में कितनी बार यूज कर सकते हैं। आपके ATM का भी निश्चित होता है, आप खाते में कितनी बार निकाल या डाल सकते हैं महीने में। ये आपका सेविंग अकाउंट, और इस पर जो है ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज बहुत कम है। लगभग इस समय आपका 2.25% है सालाना, ईयरली है, मंथली नहीं। वहीं पर जब हम होम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो होम सेविंग अकाउंट एक प्रकार का ऐसी खाता व्यवस्था है जिसमें घर पर बैंक कर्मचारी आकर के खाता खोलता है। ये हम कह सकते हैं कि यह महिलाओं के लिए, जो अशिक्षित महिलाएं थीं, जिनके घर से बैंक काफ़ी दूर था, जो इतनी सक्षम नहीं थी कि बैंक जा सकती हैं, जिनको बैंक की शब्दावलियों के बारे में जानकारी नहीं है, उसको भर नहीं सकती हैं,
आपके विड्रॉल को भर नहीं सकती हैं, तो उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होता था होम सेविंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे अशिक्षा की बात आ गई, तो हमने पीछे छोड़ दिया आपका जो बैंक है, आपके इटालियन भाषा बैंकों से मिलकर बना है। बैंक इटालियन भाषा बैंकों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बेंच पर बैठकर मुद्रा का फेरबदल यानी स्थानांतरण करना, हाँ, मुद्रा का विनिमय करना। यह आपका PYQ है, आपसे बार बार पूछा जाता है। आपका बैंक इटालियन भाषा बैंकों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है बेंच पर बैठकर मुद्रा का विनिमय करना। चलिए, तो यहाँ पे बात हो गई अशिक्षा को लेकर के। हमने बताया होम सेविंग अकाउंट। होम सेविंग अकाउंट की बात होगी तो जान लीजिए कि इसमें बैंक का जो कर्मचारी होगा घर पे आएगा और वहाँ पे खाता खोलता है और उसके लिए महिलाओं को बॉक्स प्रोवाइड करता है और उस महिलाएं बॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करती रहती, डालती रहती हैं जो भी उनके पास होता है, और बैंक कर्मचारी आता है उनके सामने गिन करके और पैसे को जमा कर देता है। वहीं पर जब हम डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आपके 5 अकाउंट खोले जाते हैं। आपका FD, RD, सेविंग, NSC, KVP। FD का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा बैंक में। RD का हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। सेविंग अकाउंट, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। जो इनसे अलग है आपका है NSC है, आपका KVP है। NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। और वहीं पर एक आपका और है KVP, किसान विकास पत्र। हम बात करें पोस्ट ऑफिस के द्वारा NSC की शुरुआत जो की गई थी आपका 8 मई 1989। आपका PYQ है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए NSC की सुविधा कब से प्रोवाइड की गई, तो आपका 8 मई 1989। वहीं पर किसान विकास पत्र की बात होती है तो इसकी भी शुरुआत तो 1988 में होती है, यानी कि पहले किसान विकास पत्र आया, पुनः उसके 1 साल बाद जो है आपका 1989 में NSC आया। ये दोनों के दोनों आपके पैसे इन्वेस्ट का तरीका है। और जब व्यक्ति को डाक खाने के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना होता है, तब यह दोनों पद्धतियों को अपनाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको शेयर मार्केट को लेकर के और ऋण पत्र को लेकर के। कई लोग हमसे पूछे और तब हमें समझ में आया कि इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में हम उसको इंक्लूड करता हूँ। देखिए, जब बात होती है ऋण पत्र की, शेयर मार्केट, शेयर की बात होती है कि लोग कहते हैं कि हमने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया है, हमने अडानी में लगाया है, वहाँ से शेयर परचेज किया है। शेयर का मतलब ही होता है अंशदान। अंशदान कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर वह कंपनी आज उसको शेयर बेचना है, कोई पूंजी है, पूंजी का 100 रुपये है, 100 रुपये उसको जनता से प्राप्त करना है। अब 100 रुपये का उन्होंने जो है उसको शेयर में बांट दिया। एक शेयर उसका हो गया 2 रुपये का, उसको 50 टुकड़े में कर दिया, यानी कि अगर 50 लोग ले लेंगे उसको तो उसका उतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा। जब 50 रुपये ले, 50 लोग ये जो शेयर को 50 शेयर अगर उसका बिक जाए, कंपनी का 50 शेयर लोग खरीद लें, तो कंपनी के पास जो पैसा पहुंच रहा है वो 100 रुपये पहुँच रहा है, यानी कि एक शेयर 2 रुपये का है और लोग उसी शेयर को परचेज करते हैं। एक शेयर लेंगे तो 2 रुपये खर्च होगा, अगर कोई व्यक्ति 10 शेयर खरीद रहा है तो इसका 20 रुपये खर्च होगा। तो यह होता है शेयर। जब हम इसमें पैसा किसी कंपनी के साथ, कंपनी में अंशदान करते हैं, लगाते हैं, तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, जिसमें हमने अपना पैसा, जिससे हमने अंशदान किया, जिस कंपनी हमने अंशदान किया है, जिस कंपनी से हमने शेयर खरीदा है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है उस तरह से हमारा पैसा भी बढ़ता है। यदि कंपनी ग्रो ना कर करके बल्कि गिरने लगे, निचले पावदान पे आने लगे, तो हमारा पैसा डूबता है। यानी कि हमारा पैसा बढ़ेगा कब? जब कंपनी बढ़ेगी। कंपनी का नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा, यानी कि हम डायरेक्ट उससे, कंपनी से डायरेक्ट हम जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन वहीं पर जो आपका ऋण पत्र होता है, यह ऋण पत्र भी ठीक इसी प्रकार का होता है। कंपनियां निकालती हैं ऋण पत्र, लेकिन इसमें आपका कंपनी से आप डायरेक्ट प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे जिस टाइम आप ऋण पत्र खरीदते हैं उसी तरह अनुबंधन हो जाता है, एक अनुबंध बन जाता है, आपका बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड आप लोग लेते हैं, किसका बॉन्ड हमने ले लिया है, यह बॉन्ड है। तो बॉन्ड आपका वही आपका अनुबंधन है, उस कंपनी और आपके बीच में एक अनुबंधन बन गया है कि आप हमें इतना पैसा दे रहे हैं, हम इस पे इतना ब्याज देंगे। तो कंपनी चाहे आपके
बहुत ग्रोथ करे, चाहे आपका ग्रोथ ना करके बल्कि वह डूबने की स्थिति में आ जाए, लेकिन आपसे उस कस्टमर से जिन्होंने ऋण पत्र को लिया है उनसे उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ऋण पत्र के लेते समय जो ब्याज दर तय हो जाती है उस पर व्यक्ति को उतना ही पैसा मिलता रहता है। तो ऋण पत्र पे आप लोग समझ गए होंगे कि इससे जो है कस्टमर, जो ग्राहक है जिन्होंने ऋण पत्र को लिया है और कंपनी घाटे में जाए या बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे या ना ग्रोथ करे, उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर शेयर की बात करें तो इसमें जैसे कंपनी बढ़ती है तो उससे व्यक्ति का पैसा भी बढ़ता है, अगर कंपनी डूबती है तो व्यक्ति का पैसा भी डूबता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी लोग अब तक जुड़े रहें उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से अपना प्यार दुलार देते रहिए और आपके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद।